वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर प्रशांत खरे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टाटा कॉलेज चाईबासा से। आज मैं सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट के लिए जिनका पेपर कोड है CC5 यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक जो है वो नेशनल इनकम से रिलेटेड है, लेकिन टॉपिक थोड़ा अलग हट करके है, जिसका नाम है सोशल अकाउंटिंग यानी सामाजिक लेखांकन। तो सामान्य तौर पर ये देखना है कि सामाजिक लेखांकन से प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जनरली ग्रुप ए में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, ग्रुप बी में ज़्यादा चांस है आने का, जिसमें आपसे संक्षिप्त रूप से यह पूछा जा सकता है कि सोशल अकाउंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे सोशल अकाउंटिंग होता क्या है। जिस तरह से आप नेशनल इनकम को देखे हैं, उसी तरह से सोशल अकाउंटिंग जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना करने की एक आधुनिक विधि है। और इस नेशनल अकाउंटिंग को या सोशल अकाउंटिंग को बहुत अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं इकोनॉमिक अकाउंटिंग, या फिर इसमें पॉलिटिकल अर्थमेटिक अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये सोशल अकाउंटिंग जो है ये बेसिकली किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनके बीच आंतरिक संबंध की व्याख्या करता है, और इसमें एक अंतर संबंध स्थापित करता है ताकि अर्थव्यवस्था की सही जानकारी आपको मिल पाए, और इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना करने में काफ़ी सफलता मिलती है। जहाँ तक इसके प्रतिपादन का बात है, तो रिचर्ड स्टोन जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया। हालांकि HR हिक्स ने 1942 में पहली बार सोशल अकाउंटिंग शब्द का प्रयोग किया था, और इसके डेवलपमेंट में, इसको विकसित करने में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का योगदान रहा है, जिसमें प्रोफेसर केन्स ने भी अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी में, जिसमें उन्होंने रोजगार के सिद्धांत को बताया था, उसमें भी उन्होंने राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित घटकों की चर्चा की है। तो इसके डेवलपमेंट में प्रोफेसर केन्स का भी कंट्रीब्यूशन आप मान सकते हैं। रिचर्ड स्टोन तो है ही, लियोन्टिफ जो हैं अर्थशास्त्री, उनका भी बहुत हद तक इसमें योगदान रहा है। और इस तरह से इनका राष्ट्रीय आय लेखांकन का धीरे धीरे प्रयोग होना शुरू हुआ। और जहाँ तक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात है, भारत के संदर्भ में बात है, तो भारत में 1949 में 1949 में जब राष्ट्रीय आय समिति यानी नेशनल इनकम कमेटी का गठन हुआ था, उस समय से इसको विकसित करने का काम स्टार्ट हुआ। और 1950 में NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के थ्रू जब राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन स्टार्ट हुआ, उनका विश्लेषण स्टार्ट हुआ, और इस तरह से इसका काम शुरू हुआ, तो ये आस्ते आस्ते धीरे धीरे विकसित होने लगी। तो मोटे तौर पर राष्ट्रीय आय को आधुनिक तरीके से, बेहतर तरीके से, सांख्यिकी विधि के अनुसार विस्तार से इसकी व्याख्या करना ही सोशल अकाउंटिंग है। और आज हर विकसित देश इसको अपना चुके हैं, और सोशल अकाउंटिंग को अपने अर्थव्यवस्था के विकास के रूप में, अर्थव्यवस्था के जो उनके करेंट स्टेटस होते हैं कि वो किस अवस्था में है, तो सोशल अकाउंटिंग बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इसमें देती है। सोशल अकाउंटिंग से संबंधित बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन उठ सकते हैं कि सोशल अकाउंटिंग और नेशनल इनकम के बीच में क्या अंतर है। तो जहाँ तक राष्ट्रीय आय का संबंध है, तो किसी भी देश में एक वर्ष में जो उनकी वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, उसके मौद्रिक मूल्य के योग को आप राष्ट्रीय आय कहते हैं साधारण शब्दों में। लेकिन ये सामाजिक लेखांकन जो है, सोशल अकाउंटिंग जो है, ये बेसिकली सांख्यिकी विधि है, यानी कि इसमें स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है, मेथड का प्रयोग किया जाता है, और अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं उनके बीच अंतर संबंध की व्याख्या करता है ये। तो इस आधार पर राष्ट्रीय आय और सोशल अकाउंटिंग के बीच में आप डिफरेंस भी दे सकते हैं। और जहाँ तक एक आपके मन में प्रश्न ये भी हो सकता है कि ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, मतलब कि जो लेखों के प्रकार हैं, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मोटे तौर पर 5 प्रकारों का जिक्र किया जाता है, जिसमें आपका है पहला अकाउंट्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा आपका है अकाउंट्स ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर, तीसरा है अकाउंट्स ऑफ कैपिटल सेक्टर, चौथा है अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, और पांचवा है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन सेक्टर। तो इस तरह इन
पांचों विभागों को आप देख पाएंगे। मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक वाइज सिलसिलेवार टाइप एक कुछ नोट्स तैयार किया है डिफरेंट बुक्स के असेंबल करके, ताकि आपको आसानी से इस चीज़ को समझने में सहूलियत हो, और जब भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं तो आप इसको बेहतर तरीके से लिख पाएँ। तो आइए हम लोग नोट्स में भी इसको देखते हैं कि ये किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सोशल अकाउंटिंग को इस तरह से आप डील कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में सोशल अकाउंटिंग सामाजिक लेखांकन शब्द का समावेश सबसे पहले जे.आर. हिक्स ने 1942 में किया था। राष्ट्रीय आय गणना राष्ट्रीय लेखांकन विधि को सामाजिक लेखांकन विधि, आर्थिक लेखांकन विधि अथवा राजनीतिक गणित विधि के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय आय गणना की राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रतिपादन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आय लेखांकन किसी भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर संबंध को व्यक्त करने वाली एक सांख्यिकी विधि है। ताकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह से समझा जा सके, प्रोफेसर केन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत के विश्लेषण में राष्ट्रीय आय और उसके घटकों का विश्लेषण किया। अन्य अर्थशास्त्रियों में साइमन कुजनेट्स, लियोन्टिफ, रिचर्ड स्टोन आदि का प्रमुख योगदान रहा। इस धारणा को विकसित करने में यूएनओ के सांख्यिकी विभाग की भी राष्ट्रीय आय लेखांकन को विकसित करने में उल्लेखनीय भूमिका रही है। फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन को विकसित करने का सुव्यवस्थित प्रयास 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के गठन से हुआ। 1950 में गठित राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण निदेशालय यानी NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस में की राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्रित करने तथा उनका विश्लेषण करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO में 1960-61 से लेकर 1964-65 की अवधि के लिए भी राष्ट्रीय आय की संशोधित श्रृंखला को एक ब्लू बुक में प्रकाशित किया तथा उसके बाद से राष्ट्रीय आय सांख्यिकी का प्रकाशन प्रतिवर्ष CSO के द्वारा किया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय आय का श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर ऑन नेशनल इनकम भी कहा जाता है। इस प्रकार NSSO और CSO ने राष्ट्रीय आय लेखांकन को भारत में विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, राष्ट्रीय आय लेखांकन को अब एक शब्द राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विवरण तथा विश्लेषण के लिए सेंट्रल फ्रेमवर्क समझा जाने लगा। इसे अर्थव्यवस्था की संरचना के अध्ययन विधि के रूप में मापा जा सकता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति या फर्म अपने व्यावसायिक स्थिति की जानकारी के लिए अपनी आय व्यय के लेखे अकाउंट्स तैयार करती है, उसी प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए भी लेखे तैयार किए जाते हैं, जो दोहरी लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होते हैं, जिसमें एक तरफ रिसिप्ट्स और दूसरी तरफ पेमेंट्स को दर्शाया जाता है। इस पद्धति में अर्थव्यवस्था की विभिन्न आर्थिक इकाइयों और क्षेत्रों के आंकड़ों को मैट्रिक्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पारस्परिक संबंधों को समझने में मदद मिलती है। इस तरह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किए गए अकाउंट्स को नेशनल अकाउंटिंग्स अथवा नेशनल इनकम अकाउंटिंग्स अथवा सोशल अकाउंटिंग कहा जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जैसे रिचर्ड स्टोन एंड J.C. मरे के अनुसार उन्होंने कहा था कि सामाजिक लेखांकन शब्द सामान्य रूप से एक अर्थव्यवस्था के समस्त वास्तविक तथा आरोपित लेन देन की संगठित व्यवस्था को व्यक्त करता है। उसी प्रकार फ्रैंक जोन ने कहा था कि राष्ट्रीय आय लेखांकन वह विधि है जिसकी सहायता से सामूहिक आर्थिक क्रियाओं को समझा और मापा जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन अथवा सामाजिक लेखांकन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक क्रियाओं और उसके पारस्परिक संबंधों की सांख्यिकी व्याख्या और विश्लेषण का ढांचा प्रस्तुत करता है। फिर आप इनके फीचर्स की बात करेंगे। अगर मान लीजिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फीचर्स ऑफ नेशनल अकाउंटिंग क्या है, यानी राष्ट्रीय लेखांकन की विशेषताएं क्या है, तो इसको आप इस तरह से संक्षिप्त रूप में पॉइंट्स वाइज डील कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट जिस तरह से लिखा हुआ है, जिस तरह चिकित्सा विज्ञान में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में राष्ट्रीय लेखांकन एनाटॉमी की तरह, जिसमें हम शरीर के विभिन्न अंगों की रचना का अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन केवल सांख्यिकी जानकारी ही नहीं देता, बल्कि आंकड़ों को इस तरह प्रस्तुत करता है जिससे विभिन्न देशों के बीच में पारस्परिक संबंधों को आसानी से समझा जा सके। फिर थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं
राष्ट्रीय आय लेखांकन से अर्थव्यवस्था की संरचना का अध्ययन किया जाता है, किंतु यदि अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझना हो तो हमें थ्योरी ऑफ वैल्यू को समझना होगा, अर्थात राष्ट्रीय लेखांकन का संबंध अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली से बिल्कुल नहीं है। फिर चौथा पॉइंट्स में आप इस तरह लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सांख्यिकी विवरणों की सहायता से प्राप्त कुछ उत्पादन तथा कुछ आय की में समानता पाई जाती है। फिर पांचवा पॉइंट में आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, यह पारस्परिक संबंधों और प्रवाहों को स्पष्ट करते हुए अर्थव्यवस्था के विश्लेषण का एक ढांचा यानी फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है। अब जहां तक अंदर की बात है, अगर डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेखांकन के बीच में क्या अंतर है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि किसी भी देश में एक वर्ष में जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका कुल मौद्रिक मूल्य ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है, किंतु राष्ट्रीय आय लेखांकन एक ऐसी विधि है जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं के सांख्यिकी वर्गीकरण एवं विश्लेषण से संबंधित है। इस प्रकार दोनों में साफ स्पष्ट अंतर है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, राष्ट्रीय आय लेखांकन की व्याख्या करते समय सांख्यिकी वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है। इससे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि ये दोनों एक हैं। वास्तव में दोनों में कुछ अंतर है, दोनों में कुछ भेद है। सांख्यिकी तो एक विज्ञान है जो उन समंकों यानी डेटा के संग्रहण यानी कलेक्शन, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण से संबंधित है, जो संख्यात्मक रूप से मापे जा सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय आय लेखांकन के विश्लेषण में सांख्यिकी का बहुलता से प्रयोग होता है, किंतु सांख्यिकी रूप से हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अंतर संबंध को ज्ञात नहीं कर सकते, जबकि राष्ट्रीय आय लेखांकन में हमें इसकी जानकारी देता है। जैसे राष्ट्रीय और जनसंख्या में क्या संबंध है, इसकी जानकारी राष्ट्रीय आय लेखांकन से हो सकती है। अब आप नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यानी लेखों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें आप आंसर देंगे कि प्रमुख लेखे 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें एंट्री भुगतान और प्राप्तियों से संबंधित होते हैं, जिसमें कि ये 5 टाइप के ये लेखे हैं। जिसमें देखिए पहला है अकाउंट्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर यानी परिवार क्षेत्र के लेखे। नेक्स्ट है अकाउंट्स ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर यानी उत्पादन क्षेत्र के लेखे। थर्ड है अकाउंट्स ऑफ कैपिटल सेक्टर यानी पूंजी क्षेत्र के लेखे। चौथा है अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र के लेखे। और पांचवा है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन सेक्टर यानी विदेशी क्षेत्र के लेखे। इस तरह से पहले पांचों पॉइंट्स को आप इस तरह से लिख लेंगे, फिर सभी को आसानी से डील करेंगे। जैसे पहला है अकाउंट्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। इसमें क्या है, जो आय और व्यय किसी परिवार द्वारा किया जाता है उसका समावेश परिवार क्षेत्र के लेखे में किया जाता है। सभी प्रकार के लेखों में भुगतान को बाईं तरफ और प्राप्तियों को दाईं तरफ दिखाया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, टेबल मैंने बनाया है। आपके पेमेंट्स जो है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है और इधर राइट हैंड साइड में फिर आप देखिए रिसिप्ट्स है। इस तरह से आप इसको वीडियो पॉज करके आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें दोनों तरफ टोटल को शो किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा अकाउंट्स ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर, जिसमें परिवार एवं एक फर्म के लेखे के समान अर्थव्यवस्था को संपूर्ण उत्पादन से संबंधित लेखे तैयार किए जाते हैं। इसके भी 2 पक्ष होते हैं, एक भुगतान एक प्राप्ति। एक तरफ आप पेमेंट्स दिखाएंगे, दूसरी तरफ आप रिसिप्ट्स दिखाएंगे। और इस तरह से इसको आप वीडियो पॉज करके आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं और फिर आप टोटल को देखेंगे। तो ये आपका हुआ। फिर आप नेक्स्ट कंटेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट में आपका फिर इस तरह से है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आगे में, फिर देखिए आप इस तरह से अकाउंट्स ऑफ कैपिटल सेक्टर। तो पूंजी क्षेत्र के लेखे को बचत और विनियोग का खाता भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भुगतान शीर्षक के अंतर्गत कुछ घरेलू पूंजी निर्माण एवं शुद्ध विदेशी विनियोग को शामिल किया जाता है। प्राप्तियां शीर्षक में विभिन्न क्षेत्रों की बचत को शामिल किया जाता है। इस तरह से एक तरफ आप पेमेंट्स दिखेंगे, दूसरी तरफ आप रिसिप्ट लिखेंगे और इस तरह से आप आसानी से इसको नोट कर लें। फिर आप देखिएगा अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें क्या है, सरकार द्वारा सार्वजनिक उपभोग, व्यय, हस्तांतरण, भुगतान, आर्थिक सहायता आदि को भुगतान में शामिल किया जाता है और करों को एवं भुगतान से प्राप्त आय को प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। इसमें भी मैंने टेबल बनाया है, एक तरफ पेमेंट्स एक तरफ रिसिप्ट्स है। इसको भी आप देख सकते हैं आसानी से, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। फिर आपका टोटल है। फिर है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन सेक्टर। इसमें क्या है, एक अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र का संबंध आयात निर्यात से होता है। निर्यात आयात संबंधी जो भी सौदे हैं एक देश के द्वारा किए जाते हैं, उन्हें विदेशी क्षेत्र में रखा जाता है। विदेशी क्षेत्र का लेखा देश के विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन की स्थिति को स्पष्ट करता है।
इसके अंतर्गत सभी प्रकार के आयातों को भुगतान पक्ष की ओर तथा सभी प्रकार के निर्यातों को प्राप्तियों या जमा पक्ष में शामिल किया जाता है। इस तरह से मैंने टेबल बनाया है, इसको आप उसी तरह से बना सकते हैं। एक तरफ पेमेंट्स और एक तरफ रिसिप्ट्स को आप दर्शा सकते हैं आसानी से। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लें, फिर टोटल आप दिखाएंगे और अंत में कंक्लूजन में आप देंगे। इस प्रकार इन पांचों लेखों की विवेचना का संबंध अर्थव्यवस्था में होने वाले प्रभावों से है। इन लेखों का मद एक दूसरे से संबंधित है जो आर्थिक क्रियाओं के अंतर संबंध को व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप आसानी से सोशल अकाउंटिंग पर एक सिलसिलेवार ढंग से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और इसको लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक में आपको इस टॉपिक में काफ़ी अच्छा पकड़ हो जाए। और अगर आपसे इस टॉपिक पर कोई भी प्रश्न किए जाएं तो आप उसका आसानी से आंसर दे पाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ नेक्स्ट कंटेंट लेकर आऊँगा।